गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमने पढ़ लिया था कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ने थे हमको, है ना। तो कल हमने क्या देखा था, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, दीज आर द और हाइडल पावर, ये सारे के सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं पावर के। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जॉस्टिबल हैं, जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं एंड दे क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, चाहे हम कोल की बात करें तो, पेट्रोल की बात करें तो, नेचुरल गैस की बात करें तो, फायरवुड की बात करें तो भी, हाइडल पावर की बात करें तो भी, सभी में हमने एक चीज़ कॉमन पाई थी कि ऑल दीज आर वेरी पॉल्यूटिंग प्लस दे आर एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो फिर अब हमारे को कुछ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान जा रहा है साइंटिस्ट का और लोगों का, और हमें उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये हमारी मजबूरी होती जा रही है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं पावर के, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं वो, और बाकी उनके फ़ायदे ज़्यादा हैं बट लिमिटेशंस भी हैं, और लिमिटेशंस भी ऐसी हैं जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिनको कि आप अनदेखा नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअली द एनर्जी कंजर्वेशन इज़ अ बिग डील फॉर दीज डेज। एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक समस्या है जिसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल्स है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में एनर्जी का कौन सा रिसोर्स हमारे पास होगा, कौन सा रिसोर्स एग्जॉस्ट हो चुका होगा। जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हम एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं, तो आगे किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करना है, कितना एनर्जी को यूज़ करना है, और क्या नए तरीके हो सकते हैं एनर्जी गेन करने के, एनर्जी बनाने के, है ना। तो उसके लिए बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं अभी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहले जो आता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं इट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, सब बच्चों को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। सोलर एनर्जी दैट मीन्स द एनर्जी विच कैन बी गेन्ड बाय सन। ठीक है, अब ऑब्वियसली सन जो है वो तो कभी एग्जॉस्ट होने वाला नहीं है, इससे जो एनर्जी मिलती है उसको ट्रैप किया जाता है, किस में, सोलर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सन एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो किस चीज़ में सन लिख रही हूँ, जो सोलर सेल्स होते हैं उनके अंदर इसको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो सोलर सेल्स होते हैं उनका एक पूरा का पूरा पैनल होता है। ठीक है, बहुत सारे सोलर सेल्स एक साथ जुड़े होते हैं एंड दे मेक अ पैनल। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो ये सोलर पैनल होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, और ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी जो होती है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब ये कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब आपके कोर्स में नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोलर एनर्जी, और हम किस तरीके से, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं अभी आपके कोर्स में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, सन की जो एनर्जी होती है उनको सोलर सेल की मदद से ट्रैप किया जाता है, और इस तरीके के बहुत सारे सोलर सेल जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट होते हैं, जिसको सोलर पैनल बनाते हैं, और इससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी का यूज़ हम लाइटिंग में कर सकते हैं, हीटिंग में कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोलर सेल्स, ये जो अपने सोलर हीटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी होटल्स के ऊपर आपने कई बार देखे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर भी आप देखते हो, तो वो हीटिंग के लिए काम आते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये अपने ऊपर लगा कर रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके के जो होते हैं वो छत के ऊपर बहुत लोगों के घर में आपने देखे होंगे लगे रहते हैं, या फिर बड़े और भी जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कि होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। फिर क्या, एक बार इनको इंस्टॉल करा लिया ना तो बस ये फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि इनको इंस्टॉल कराना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बस इस एक बात के लिए है कि ये वहीं काम करते हैं जहाँ सूरज अच्छे से उगता है। लेकिन हमारी कंट्री
कंट्री इस मामले में अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे से सूरज उगता है। कोई ठंडे एरिया जो कनाडा वगैरह वाली जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा ये, ठीक है। ये ऐसे एरियाज़ में सक्सेसफुल रहेगा जहाँ डायरेक्ट सनलाइट हो इसके लिए। तो हमारे देश में, हमारे राज्य में तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में भी और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारी जगह हैं, इंडिया में तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और गर्मियाँ और तेज़ धूप काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होती है पूरे साल में, ठीक है। बस इसकी एक इतनी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है एनर्जी का। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं होती है, बट स्टिल काम चल जाता है। बट इसमें एक ही मेन प्रॉब्लम है कि अगर बादल आ गए या फिर सूरज नहीं निकला तो इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा, गेटिंग। अदरवाइज इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, ये एग्जॉस्टिबल नहीं है, सूरज हमेशा रहेगा तो एनर्जी भी हमेशा आपको मिलती रहेगी, ठीक है। सेकंड आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये आपने अगर अपनी बुक में डायग्राम देख रहे हो आप, तो आपको विंड मिल्स दिख रही होंगी, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने देखी भी होंगी। तो ये तो हमारे राजस्थान में भी है, बहुत बड़ा विंड फार्म बनाया गया है। अब क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी ये विंड मिल्स बनाई जाती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। इनको टरबाइन्स रोटेट करे जाते हैं इनसे। पहले जो टरबाइन्स होते थे वो अपनी जो ये ग्रेन्स होती है उनको पीसने के काम आते थे और वाटर की लिफ्टिंग के लिए काम आते थे, आपने खेतों वेतों में देखे होंगे। लेकिन अब जो टरबाइन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। ये जो विंड मिल्स आपको बुक में दिख रही हैं पेज नंबर 166 के ऊपर, तो ये विंड मिल्स आपने देखी होंगी, गाड़ी से हम ट्रेन से जाते हैं तो दिखाई देती हैं, राजस्थान में तो हैं। ये राजस्थान के कौन से एरिया में है मैं आपको बताऊंगी पढ़कर, बस इतना ही पता है कि राजस्थान में है। और मैंने तो देखे हैं बहुत लंबे एरिया तक पूरी बहुत सारी विंड मिल्स दिखाई देती हैं जिनको कि हम विंड फार्म कहते हैं, ठीक है। ऐसी विंड मिल्स बहुत बड़े एरिया में एक साथ लगाई जाती हैं। ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे कि माउंटेन्स हो या खुला एरिया हो जहाँ पे अच्छे से हवा आती हो, ठीक है, कंटिन्यूसली हवा आती हो। तो भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो नेचर के ऊपर डिपेंड तो रहेंगे। तो राजस्थान में आप देखते हो पर्वत बहुत हैं, यहाँ पर पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर विंड मिल अच्छे से काम करती है। इसीलिए यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया विंड फार्म, वहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स एक साथ लगाई जाती हैं, टरबाइन से कनेक्ट होती हैं। तो ये टरबाइन को जब ये घूमती है, टरबाइन घूमते तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होती है। विंड जो है वो भी कभी एग्जॉस्टिबल नहीं है, मतलब वो कभी ख़त्म, एग्जॉस्टिबल मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाला, ठीक है, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, ये सब एग्जॉस्टिबल है, ये इसमें लाखों साल लगते हैं बनने में, तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हवा, सूरज, पानी, ये कहाँ ख़त्म होना है। तो ये हवा से जो हम एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जहाँ पर अच्छे से हवाएं चलती हों या जहाँ पर माउंटेन एरिया हो वहाँ पर ये काम करेगा ठीक से। और दूसरी बात, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया भी चाहिए पड़ता है। तो बस दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन, अदरवाइज़ ये पॉल्यूशन फ्री है, बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है इसकी, कोई ज़्यादा आई डोंट थिंक ये ज़्यादा कोई वो है महंगा है, कंपेरेटिवली चीप होता है। मेनली जर्मनी में, नीदरलैंड में, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में विंड फार्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, देखिए ये आपको थोड़ा समझने वाली बात है, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने साइंस में एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि थोरियम होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास यूरेनियम होता है, इस तरीके के कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये आप अभी नहीं समझ पाओगे ठीक से, कोई बात नहीं, बड़े होके 9th क्लास में आपको पता चलेगा। और अभी जितना है सिर्फ अब मैं आपको उतना ही समझाऊंगी। कुछ
एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, नाम तो सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो इनके एटम्स होते हैं इनके अंदर, अब आपको ये तो पता ही है ना कि हर सब्सटेंस एटम से बना होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो मेटल्स नॉन मेटल्स में जब पढ़ाया था आपको, तब आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, ठीक है। अब जो थोरियम है, यूरेनियम है, ये भी एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी एटम्स होंगे ऑब्वियसली। इनके एटम में कंटिन्यूस रिएक्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, ठीक है। दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, वो सब आप आगे पढ़ना। अभी आप सिर्फ नाम सुन लो। न्यूक्लियर फिशन होता है इनके अंदर और फिर इनसे एक प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के जो इनके जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, प्लांट्स मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉट पौधा, बट इनका पूरा सेटअप बनाना पड़ता है इस प्रोसेस को करने के लिए, उनको हम प्लांट कहते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 167 पर देखिए न्यूक्लियर प्लांट्स के डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनको देख के आप समझ जाओगे कि इस तरीके के प्लांट्स लगाए जाते हैं और इसमें पावर प्रोड्यूस की जाती है। इसके जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो यूएसए और यूरोप हैं। इंडिया में, झारखंड में और राजस्थान में यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो यूरेनियम के डिपॉजिट्स मतलब अर्थ में, जब हमने पढ़ा था सारे मिनरल्स हमें अर्थ में ही मिलते हैं जनरली, तो अर्थ में जब मिलते हैं तो यूरेनियम जो है वो हमारे झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है, जबकि थोरियम जो है वो मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, मतलब केरला में जहाँ पर मोनोजाइट सैंड पाई जाती है वहाँ बहुत सारा है थोरियम का अमाउंट। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमने जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये जो प्लांट होता है जहाँ पर से हम न्यूक्लियर फिज़न के द्वारा, एटम्स के फिज़न के द्वारा पावर प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वो हैं तमिलनाडु में कलपक्कम में, महाराष्ट्र के तारापुर में, कोटा के पास रावतबाड़ा, ये तो आपने सुना ही होगा जहाँ हमारा राजस्थान में पास में ही है, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका, कर्नाटक में कैगा एक कोई जगह है वहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो एमिशन होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इसे कहीं भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सी अमाउंट की जो एनर्जी होती है उससे आपको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, मतलब आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एनर्जी होगी ढेर सारी। पर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी, बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बहुत हार्मफुल होते हैं अगर उनका मिसयूज़ हो जाए तो किसी भी कारण से। तो बाई चांस इन रिएक्टर्स में अगर कोई गलती हो गई किसी इंसान से, या फिर नेचर के कारण कभी बाढ़ आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया या कभी वोल्केनो फट गया और अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर बर्बाद हो गए तो इनमें से जो नुकसान होगा, ठीक है, वो मतलब बहुत लाइफ को बेकार कर देता है। आसपास के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में हैज़ार्ड होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बस एक इसकी यही दिक्कत है क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो हमारा एनर्जी तो हमने बना ली, लेकिन उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ख़तरनाक तरीके से हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत हैवी लॉस ऑफ लाइफ करता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है। फोर्थ वन इज जियोथर्मल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो अभी आपके मतलब की नहीं है, जैसे मैंने न्यूक्लियर फिशन एक्सप्लेन नहीं किया और ना मैं करूँगी, क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एटम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये सब आपका 9th क्लास में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तब आप आगे ये सब भी पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है। तो इसीलिए अभी आप सिर्फ नाम सुन लो, जितना आपके कोर्स में उतना सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, जियो मतलब धरती के अंदर की बात हो रही है। तो धरती के अंदर बहुत सारी हीट है, ये अपन सबको पता है, क्योंकि जब हम कोर में और मेंटल में जाते हैं तो टेम्परेचर ही टेम्परेचर है, अंदर तो हीट ही हीट है। अब इस हीट एनर्जी को हमने यूज़ किया अगर, तो दैट विल बी नोन एज जियोथर्मल एनर्जी,
ठीक है। अब ये कैसे होता है, अब आपने बहुत बार सुना होगा कहीं कहीं पर हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, जो नीचे की जो गर्मी है धरती की वो कहीं कहीं पर हमें अर्थ सरफेस पर भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये नेचुरल है और बहुत कम जगह पर पाई जाती है, ठीक है। ये भी वही है, नेचुरल है, पॉल्यूशन फ्री है, चीप है, मतलब इसमें तो क्या ही खर्चा होना है। और लेकिन बस वही है कि बड़ी लिमिटेड है, हर जगह नहीं मिलती है। सारे के सारे जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनकी सबकी एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई वो बहुत एक तो उनकी जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होती है, वो जितनी एनर्जी बनाते हैं जो वो बहुत कम है, वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की इतनी सारी नीड्स को पूरा करने में कैपेबल नहीं है। और दूसरी बात वही है कि बहुत लार्ज एरिया लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा लिमिटेड सा अमाउंट होता है उनका, इन द सेंस कि वो एग्जॉस्टिबल तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, चाहे हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें, जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी नीड्स को पूरा कर पाने में कैपेबल नहीं है। जबकि कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इतना पोल्यूशन करते हैं, इतने एग्जॉस्टिबल हैं, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है भाई। अब जियोथर्मल एनर्जी जो होती है उसको कहाँ कहाँ मेनली यूज़ होती है, यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स जो लगाए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में लगाया गया है और लद्दाख में पूगा वैली में लगाया गया है। जियोथर्मल एनर्जी के वही कि भाई वो इसकी जो कॉस्ट होती है चीप होती हैं। इसके अलावा ये फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो प्रेशर है, मतलब देखो हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हम फॉसिल फ्यूल से ही तो निकाल रहे हैं। ये जितनी भी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोल, कैरोसिन, नेचुरल गैस या कोल, जो हमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये तो हम फॉसिल फ्यूल पे बड़ा प्रेशर है, हमारे दिमागों में बड़ा प्रेशर है कि भैया फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो गए तो क्या होगा। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी जो है वो थोड़ा सा हमारा प्रेशर कम करती है, बट डिसएडवांटेज आप वही देखोगे कि पहली बात, इट इज़ नॉट वेरी वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये इतनी कम अमाउंट में है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट दिया इन्होंने टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी, फिर पानी में आ जाओ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी समुद्र होते हैं उनमें वो लगाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो टाइड से मिलती है, टाइड मतलब जो लहरें होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है उसमें उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि समुद्र में जहाँ छोटे छोटे उनकी ओपनिंग्स होती है, नैरो ओपनिंग्स होती हैं जो समुद्र की, वहाँ पे हम डैम्स बना देते हैं। उसके बाद फिर वही डैम्स जो होता है वो टरबाइन को टर्न करते हैं और उसके बाद हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके लिए जो मेन देश हैं वो हैं कनाडा, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड साउथ कोरिया। इंडिया में ये जो टाइडल वेव प्लांट जो लगा हुआ है वो कहाँ पे, अपने गुजरात में, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर गुजरात में हमारे पास एक टाइडल वाटर प्लांट है, वेव प्लांट है सॉरी। इसका जो एडवांटेज है फिर वही है कि ये सब पॉल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टिबल है और ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता इस प्लांट को लगाने में। बट वही कि जहाँ पर सुटेबल टाइडल फ्लो हो, मतलब जहाँ पर कि ऊंची ऊंची लहरें आती हों, और जब अच्छे से लहरें आती हैं तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अच्छी लहरें आने वाली जगह हो, सुटेबल टाइडल फ्लो होना चाहिए वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में ही लगाया जा सकता है। प्रॉब्लम वैसे इतनी भी नहीं है अगर हम बांट लें, जैसे कि हमारे राजस्थान में हम विंड मिल वाला काम कर सकते हैं, तो इधर के लिए अगर हम विंड फार्म्स बना लें,
कोस्टल एरियाज़ को हम टाइडल एनर्जी प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। जहाँ पर हम कौन सा था सबसे पहले, सोलर एनर्जी, जहाँ पर धूप अच्छी निकलती है, तो नॉर्थ ईस्ट अपना जो नॉर्थ इंडिया है, देखो एमपी, यूपी, अपना राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र को छोड़ दो, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तो खूब धूप निकलती है, तो इस एरिया को हम सोलर एनर्जी से कवर कर सकते हैं। अगर करना चाहें और थोड़ा दिमाग से करें और सब कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट भी और सिटीजन्स भी, तो काम हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट है, तो आप हर जगह सिर्फ कोल पेट्रोल के पीछे क्यों भाग रहे हो? कोल और पेट्रोल और नेचुरल गैस के पीछे क्यों भागना है? हम अलग अलग जगह को डिवाइड कर सकते हैं ना, कि भाई हम जैसे राजस्थान है, यहाँ पे हम विंड एनर्जी और अपनी क्या कहते हैं सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं तो वो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर ही करेंगे। टाइडल एनर्जी हम कोस्टल एरियाज़ में जैसे कि साउथ में चले जाओ, केरला वगैरह साइड, या फिर जो अपन ने कच्छ गुजरात में पाया है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो इस एरिया को हम ऐसे बांट सकते हैं, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेट्स सी, नेक्स्ट होता है बायोगैस। बायोगैस सब बच्चे जानते हैं क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो बेकार होता है, जैसे कोई डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको जाकर एक प्लांट लगाया जाता है, ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा गड्ढा किया जाता है। इसमें दिया हुआ है आपका, अगर आप इसमें ठीक से समझ नहीं आती है कोई चीज़, तो आप नेट पर जाके देखो, हर चीज़ का बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन और डायग्राम मिल जाएगा इमेजेस में, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैं भी कर देती हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं जितना नेट में, क्योंकि अभी आपके कोर्स में जितना है उतना पढ़ लो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मेरा काफ़ी है, लेकिन आप इमेजेस जाकर देख सकते हो नेट पे। तो उसमें क्या होता है, एक अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करके एक प्लांट लगाया जाता है, और उसमें क्या होता है, जो एनिमल और प्लांट डेड हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं वो उसमें डाल दो, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद एनिमल डंग डाल दो आप, गोबर जो होता है वो गोबर होता है एनिमल्स का, यूरिन वूरिन वो सब डाल दीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है, जो हमारा भी जो वेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और बहुत दिनों के बाद उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन मतलब बैक्टीरिया उसको सड़ाते रहते हैं अंदर, डिकम्पोज सड़ता रहता है, ऊपर से बंद होता है वो, ठीक है ना। बहुत बड़ा कंटेनर समझ लो, एक तरीके से बहुत बड़ा कंटेनर, जैसे आपने गड्ढा खोद के उसमें एक बहुत बड़ा कंटेनर डाल दिया हो और ऊपर से उसे बंद कर दिया हो। बस आपको क्या करना, उसमें दुनिया भर की गंदगी डालनी है, मरे हुए पशु पक्षी, मरे हुए पेड़, सड़े हुए पेड़ सब ले जाके उसमें डाल दो। जो काऊ डंग वगैरह होता है, एनिमल डंग होता है, गोबर, उनकी यूरिन, वो सब पटक दो। हमारी भी जो यूरिन और जो वेस्ट होता है वो सब भी पटक दो उसके अंदर और बंद रहने दो। थोड़े दिनों बाद उसमें से गैस बनती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो गैसेस होती हैं उसमें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस को फिर पाइपलाइंस के द्वारा अलग अलग एरिया में भेजते हैं और इससे कुकिंग वगैरह की जा सकती है, ठीक है। तो आप बोलोगे छी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आप देखते हो आजकल वो पाइपलाइन वाली गैस लगने लग गई हैं, तो उसमें इस तरीके की गैस, बायोगैस प्लांट्स बहुत सारी जगह पर हैं, और ये कोई इंसान पर्सनली भी बना सकता है और इसको कम्युनिटी के लेवल पर भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कोई इंसान खुद अपने घर के लिए यूज़ करना चाहता है तो वो भी अपना बायोगैस प्लांट लगा सकता है, और बाकी कम्युनिटी लेवल पे तो लगाते ही हैं, ठीक है। अब और एक और बहुत अच्छी बात है, देखो अब इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है और ये बहुत चीप है, इसको तो लगाने में आपको सड़ा हुआ चीज़ें ही तो डालनी, तो सबसे अच्छा जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है घर का, उसको डिस्पोज करने का इससे अच्छा क्या तरीका है, ठीक है। रोज़ इतना कचरा निकलता है, कितने कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, पूरे शहर भर का जाके डाल दो कचरा। इसीलिए पॉलीथीन यूज़ करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन बहुत गलत चीज़ है। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब ना तो वो जल सकती है, ना तो वो मिट्टी के अंदर घुलती है कि मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाए, ठीक है ना। उसे ख़त्म करने का कोई तरीका ही नहीं होता, तो वो धीरे धीरे करके मिट्टी में बस ऐसे मिक्स होती जाती है और वो वहाँ पर इनफर्टिलिटी बढ़ा देती है, वो धरती को बेकार कर देती है। आप कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कोई पेड़ नहीं उगा सकते, इसीलिए पॉलीथीन को यूज़ करने से मना किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम जो बात कर रहे थे वो यही है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतनी सी आती है कि ये लोकेलाइज्ड एरिया में होता है, दूसरी बात इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, लो क्वांटिटी बनती है इससे, ठीक है ना। अच्छा, बस दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और हाँ, एक और जो बात मैं बताई थी वो ये थी कि इससे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, है ना, गैस तो निकल गई, गैस को अपन ने बायोगैस जो बोला जाता है उसको हमने कुकिंग वगैरह में यूज़ कर लिया।
इसके अलावा जो नीचे जो गंदा बचा, गैस निकलने के बाद जो डिकम्पोज मटेरियल बचा, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बदबूदार होता होगा, उसका क्या, उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह, मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब हम खेती करेंगे तो उसको अगर हम खेतों में डालेंगे तो हमारे प्लांट्स भी बड़े अच्छे से उगेंगे, वो फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की, इट इज़ अ मैन्योर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बायोगैस तो मतलब क्या जादू है कि सड़ी हुई बेकार चीज़ों से आप इतनी अच्छी गैस प्रोड्यूस करके आप अपनी एनर्जी सोर्स को बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी धरती की फर्टिलिटी भी बढ़ा रहे हो। सो दीज वर सम ऑफ द सोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, जो कि कन्वेंशनल थे और नॉन कन्वेंशनल थे, एंड दिस वाज योर चैप्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखने की, वो ये है कि अगर आप एनर्जी सेव करोगे उसी को एनर्जी प्रोडक्शन कहा जाता है। एनर्जी सेविंग इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज एंड दिस वॉज योर चैप्टर। चैप्टर इज़ नाउ कम्प्लीटेड, यू विल गेट द PDF टिल टुमारो। आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कल तक मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। देखते हैं ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? ओके, वी विल गो फॉर द सिविक्स, द जुडिशरी। ठीक है, तो अब हम सिविक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये वाले चैप्टर का PDF देने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टे एंड कीप स्टडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। वी विल मीट टुमारो, बाय।